हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 7 में हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा 7वां अध्याय चल रहा था नियंत्रण एवं समन्वय। उसी में हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है। आज हमारी 4थी क्लास है जिसमें हम पादपों में समन्वय का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने मानव तंत्रिका तंत्र यानी कि जंतुओं में जो तंत्रिका तंत्र है जो समन्वय का कार्य करता है उसका अध्ययन कर लिया था। आज हम पादपों में समन्वय का अध्ययन करेंगे कि पादपों में विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है और विभिन्न अंग आपस में कैसे किसी क्रिया के लिए अनुक्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया पैदा करते हैं और कैसे किसी उद्दीपन के प्रति अपनी अनुक्रिया को संपन्न करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें हम पादपों में समन्वय की, तो शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय के लिए जंतुओं में क्या होता है? जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है जो सामान्यतः मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। लेकिन बात करें पादपों की, तो पादपों में न तो कोई तंत्रिका तंत्र होता है और न ही क्या होती है पेशियां। तो फिर विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है? विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों के प्रति पेड़ पौधे अपनी अनुक्रिया कैसे व्यक्त करते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं, ये हमारे सामने प्रश्न उभर कर आता है कि जब पादपों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं है, न ही कोई पेशियां है, तो फिर विभिन्न उद्दीपन के प्रति वो अपनी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया कैसे कर पाते हैं, इसका जवाब हम इस क्लास में खोजने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर पेड़ पौधे ये कार्य कैसे संपन्न करते हैं। जैसे बात करें कुछ उदाहरणों की, तो आप सब ने देखा होगा कि जब हम छुई मुई के पादप की पत्तियों को छूते हैं तो वो अचानक से पत्तियां क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है और नीचे की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो ऐसा कैसे होता है? ठीक इसी तरह दूसरे उदाहरण की बात करें, जब एक बीज अंकुरित होता है यानी उगना शुरू होता है तो उसकी जड़ें नीचे की ओर गति करती है और तना ऊपर की ओर गति करता है। ऐसा क्यों होता है? इनका उत्तर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है और किस प्रकार पौधे इन क्रियाओं को संपन्न कर पाते हैं। हम बात करें आगे छुई मुई की पत्तियों की, तो जब छुई मुई की पत्तियों को स्पर्श किया जाता है तो उस स्पर्श की अनुक्रिया से वो क्या होती है? बहुत ही तेजी से गति करती है। कौन? पत्तियां। यानी जैसे ही हम पत्तियों को छूते हैं तो वो पत्तियां उस स्पर्श को पाकर उसकी जो अनुक्रिया है उस अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप बहुत तेजी से गति करती है। लेकिन इस गति का उसकी वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां स्पर्श करने से मुरझा रही है, उसके मुरझाने की जो ये प्रक्रिया है उसका संबंध उसकी वृद्धि से नहीं है। वृद्धि से उसका कोई लेना देना नहीं है। वही दूसरी ओर बात करें नवोद्भिद की, यानी जो बीज अभी अंकुरित हो रहा है उसमें जो ऐसा हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? दिशिक गति वृद्धि के कारण, यानी एक निश्चित दिशा में वृद्धि के कारण ऐसा हो रहा है। यानी उस बीज के उगने की प्रक्रिया के दौरान जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को अगर हम कैसे भी करके रोक दे तो वो कोई भी प्रकार की गति प्रदर्शित नहीं करेगा। यानी उसकी जड़ों में या उसके तने वाले भाग में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि पादपों में जो समन्वय है उसके अंतर्गत 2 तरह की गति होती है। एक वो गति जिसका वृद्धि से कोई संबंध नहीं है और दूसरी वो गति जिस क्या है जो वृद्धि पर आश्रित है। ठीक है, तो पादपों में 2 भिन्न प्रकार की गतियां होती है। एक गति जो पूरी तरह वृद्धि पर निर्भर है और दूसरी गति जो वृद्धि से क्या है? मुक्त है। अब ये कैसे होता है इसको समझेंगे हम अभी आगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, यानी कि पादपों की वो गति जो वृद्धि पर निर्भर नहीं है। ठीक है, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। अगर हम बात करें छुई मुई के पौधे की गति की, तो जैसे ही हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो उसकी पत्तियां तुरंत ही सिकुड़ जाती है या मुरझे जाती है। तो ये जो गति है ये गति वृद्धि से संबंधित नहीं है। पादप को स्पर्श की अनुक्रिया के फलस्वरूप अपनी पत्तियों में क्या करनी चाहिए थी? गति करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर कोई तंत्रिका उत्तक भी नहीं है और न ही कोई पेशीय उत्तक है। इस कारण से यहाँ पर जो गति हो रही है वो वृद्धि से संबंधित नहीं है, क्योंकि पादप में न तो कोई तंत्रिका तंत्र है और न ही कोई पेशी है।
इस कारण से जब भी पादप की पत्तियों को हम स्पर्श करते हैं तो उसकी पत्तियों में किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती। ठीक है, यानी पत्तियों में वो गति तो होती है लेकिन वो हमें वृद्धि के रूप में दिखाई नहीं देती। कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन वो एक गति के रूप में नहीं हो रहा, बल्कि कुछ अलग तरीके से वो परिवर्तन उसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है, तो फिर पादप कैसे स्पर्श का संसूचन करता है और किस प्रकार अनुक्रिया में पत्तियां गति करती है। यानी अब हमारे सामने ये प्रश्न आ गया कि जब पादप में तंत्रिका ऊतक नहीं है, उसमें कोई पेशी नहीं है, तो फिर वो पादप हमारे स्पर्श का अनुभव कैसे करता है और कैसे उसकी अनुक्रिया में वो पत्तियों में गति होती है, यानी वो पत्तियां कैसे मुरझा जाती है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है और ये क्रिया कैसे होती है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। तो जब हम बात करें, विचार करें कि पौधे को किस बिंदु पर छुआ जाता है और पौधों को किस भाग में गति होती है, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने पौधे के जिस भाग को छुआ है पौधे के उसी भाग में गति होगी, ऐसा कोई भी निश्चित नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि जो हमने स्पर्श किया है वो स्पर्श वाला बिंदु और वो गति वाला बिंदु दोनों ही क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, हमने हो सकता है किसी दूसरे भाग पर छुआ हो लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे भाग में गति भी हुई हो। अतः स्पर्श होने की जो सूचना है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम संचारित होनी चाहिए, यानी एक भाग से दूसरे भाग तक जानी तो चाहिए। अब वो कैसे जाती है उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो देखें, पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। पौधे क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक संकेतों या का उपयोग करके, किसका, विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करके सूचनाओं या उद्दीपनों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। अब कोशिका क्या करती है, कोशिका अपने अंदर उपस्थित उस पानी की मात्रा को परिवर्तित करके क्या करती है, गति उत्पन्न करती है। कोशिका क्या करती है, उसके अंदर जो पानी मौजूद है उस पानी की मात्रा में परिवर्तन करती है और उसमें गति उत्पन्न करती है, जिसके कारण होता क्या है, जिसके कारण कोशिका या तो फूल जाती है या फिर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अगर कोशिका अपने अंदर जो पानी मौजूद है उसमें अगर वृद्धि करेगी तो कोशिका फूल जाएगी और अगर उस पानी की मात्रा में कमी करेगी तो कोशिका क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, कोशिका का आकार बदल जाता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पत्तियां क्या हो गई है, मुरझा गई है। ठीक है, तो जो मुरझाने का प्रक्रम है वो इस घटना के कारण होता है कि पौधे विद्युत रासायनिक संकेतों का उपयोग करके सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। ये कोशिकाएं अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा में क्या करती है, परिवर्तन करती है, जिसके कारण गति उत्पन्न होती है और जिसके कारण या तो कोशिका फूल जाती है या क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है और इसके कारण ही कोशिका का आकार भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। और यही क्रिया होती है छुई मुई के पादप में। इसी कारण जब हम छुई मुई के पादप को छूते हैं तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है या फिर मुरझा जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, वृद्धि के कारण गति। अभी जो गति हो रही थी वो आकार में परिवर्तन के कारण हो रही है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन अब जो हम उदाहरण पढ़ रहे हैं उसमें क्या होगी, वृद्धि के कारण गति होगी। ये दिशिक्रिया अनुवर्तन जो गतियां है ये उद्दीपन के कारण होती है। जैसे हमने देखा था कि जब बीज का अंकुरण होता है तो उसमें जड़ें नीचे की ओर और बाकी भाग ऊपर की ओर गति करता है। तो जो ये एक दिशा में जो गति हो रही है ये किसके कारण होती है, ये उद्दीपन के कारण होती है। अब उद्दीपन के कारण जो गति होती है वो कई अलग अलग तरीकों से संपन्न होती है। पहला है प्रतान। प्रतान का मतलब क्या होता है, सहारा। तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से क्या करता है, गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ क्या हो जाती है, लिपट जाती है। आपने देखा होगा कई सारे बाड़ों पर या मटर के पौधा जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो उसके चारों तरफ एक प्रतान लिपट जाती है। अभी मैं आपको चित्र भी बताऊंगा कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। तो ये जो प्रतान होता है वो क्या करता है, प्रतान का जो पास वाला भाग होता है वो उस वस्तु से दूर वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है और जिसके कारण ये जो प्रतान होती है वो वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। आपने देखा होगा जैसे मटर की ये बेल है, इस मटर की बेल के चारों तरफ ऐसे कुछ एक धागे नुमा संरचना जुड़ जाती है ना, उसी को कहते हैं प्रतान। अभी हम आगे चित्र भी देखेंगे। दूसरी जो गति होती है वो होती है प्रकाशानुवर्तन।
आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो पेड़ पौधे हैं, जैसे सूर्यमुखी का पौधा है, तो वो उसका जो फूल है हमेशा सूर्य के प्रकाश की ओर ही गति करता हुआ आपको दिखेगा। तो वो कुछ पौधों में जो गति है वो प्रकाश की तरफ ही गति होती है, उसके विपरीत भाग की ओर गति कम होती है। तो इस प्रकार की गति को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। तीसरी प्रकार की गति है गुरुत्वानुवर्तन, यानी कि कुछ पेड़ पौधे पृथ्वी की तरफ तेजी से गति करते हैं या फिर उसके दूर की तरफ गति करते हैं। तो वो क्या गति है, वो गुरुत्वानुवर्तन है। या तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के नीचे की ओर गति करेंगे या पृथ्वी से दूर की ओर गति करेंगे। तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है गुरुत्वानुवर्तन। अगली है रसायनानुवर्तन। जैसे आपने देखा होगा उदाहरण, पराग नली का अंडाशय की ओर गति। जब पेड़ पौधे में जो पराग नली होती है, वो पराग नली जब अंडाशय की ओर गति करती है, तो इस प्रकार की जो गति है वो क्या कहलाती है, रसायनानुवर्तन कहलाती है, जिसमें कोई गति रासायनिक पदार्थ के कारण संपन्न होती है। अगला है जलानुवर्तन गति। तो पेड़ पौधों की जड़ों का पानी की तरफ जो गति का होना वो कहलाता है जलानुवर्तन। अब हम बारी बारी से इन पांचों का अध्ययन करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके उदाहरण हमें देखने को कहाँ मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रतान की। ये आपको चित्र दिख रहा है, ये मटर के पौधे का चित्र है। तो देखो ये सहारा है, इसके ऊपर जो ये देखो रिंग नुमा संरचना इसके ऊपर लिपट गई है। तो प्रतान का वो भाग जो इस सहारे के बिल्कुल पास में है वो तेजी से गति करेगा, और जो भाग दूर है वो क्या करेगा, धीरे धीरे गति करेगा। ठीक है, देखो मटर के पौधे की तरह कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से क्या होते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। आपने मटर का पौधा देखा होगा, बिल्कुल अपने आसपास कहीं पर भी देख लेना, तो वो ज्यादातर प्रतान की सहायता से ही ऊपर चढ़ता है। वो जरूरी नहीं कि मटर का पौधा, बाकी और कई पौधे होते हैं जो प्रतान की सहायता से ही क्या करते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं। अब ये प्रतान क्या करते हैं, ये प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श के लिए संवेदनशील होते हैं। जब भी ये किसी आधार के संपर्क में आते हैं तो प्रतान का वह भाग जो वस्तु के संपर्क में है वो तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है। वो क्या करता है, वो तीव्रता से वृद्धि नहीं करता है। ठीक है, और वो भाग जो उससे दूर होता है वो क्या करता है, वो वस्तु को चारों ओर से बिल्कुल जकड़ लेता है और तेजी से क्या करता है, गति करता है। ठीक है, प्रतान स्पर्श के लिए कैसा होता है, संवेदनशील, यानी स्पर्श के प्रति वो तुरंत ही अनुक्रिया करता है। तो प्रतान का वो भाग जो वस्तु के संपर्क में है वो ज्यादा तीव्रता से वृद्धि नहीं कर पाता, जबकि प्रतान का वो भाग जो वस्तु से दूर है, ज्यादा संपर्क में नहीं है, स्पर्श में नहीं है, वो क्या करता है, वो तेजी से गति करता है। और इसी कारण जो प्रतान है वो वस्तु को चारों ओर से बिल्कुल जकड़ लेता है और फिर वो उसी सहारे आगे की ओर क्या करता है, गति करता है। आमतौर पर पादप धीरे से एक निश्चित दिशा में गति करके उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। यानी आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कि जो पेड़ पौधे या पादप होते हैं वो केवल एक ही दिशा में गति करते हैं और उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अपनी अनुक्रिया करते हैं। क्योंकि ये जो वृद्धि है कैसी है, दिशिक है, एक निश्चित दिशा में ही संपन्न होती है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि पादप क्या कर रहा है, गति कर रहा है। हमें क्या लगता है कि पादप गति कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है प्रतान। अब हम कुछ और उदाहरणों की बात करते हैं। आगे बात कर रहे हैं प्रकाशानुवर्तन की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रकाशानुवर्तन की। मतलब क्या है कि पेड़ पौधों का प्रकाश की तरफ तेजी से गति करना। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो जो पेड़ पौधा है वो उस प्रकाश की दिशा में तेजी से क्या करेगा, गति करेगा। तो पर्यावरणीय प्रेरण जैसे प्रकाश या गुरुत्व पादप की वृद्धि वाले भाग में दिशा परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये पादप का जो वृद्धि वाला भाग है उसमें दिशा परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो पादप का वृद्धि वाला भाग है उस वृद्धि वाले भाग को उसकी तरफ मोड़ लेंगे। जैसे इस दिशा से प्रकाश आ रहा है तो ये क्या करेगा, पेड़ पौधों को जो वृद्धि वाला भाग है उसको इस तरफ क्या करेगा, मोड़ लेगा। ठीक है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। अब ये जो दिशिक या अनुवर्तन गतियां है ये उद्दीपन के तरफ भी हो सकती है और उसकी विपरीत दिशा में भी हो सकती है। ठीक है, उद्दीपन की तरफ भी हो सकती है और या फिर उद्दीपन के विपरीत दिशा में भी हो सकती है। ठीक है, अतः इन दोनों विभिन्न प्रकार की प्रकाशानुवर्तन गतियों में जो प्रवाह वाला भाग है, प्रवाह का मतलब जो जड़ से ऊपर वाला हिस्सा, वो हमेशा
प्रकाश की ओर मुड़ के अनुक्रिया करता है, और जो जड़ वाला हिस्सा है वो उससे दूर मुड़ कर क्या करता है, अनुक्रिया करता है। मतलब क्या हुआ कि देखो यहां से जड़ से ऊपर वाला भाग ये प्रकाश की तरफ इस तरफ गति करेगा, और जो जड़ से नीचे वाला हिस्सा है, इस तने से नीचे वाला हिस्सा जो जड़ वाला हिस्सा है, वो हिस्सा क्या करेगा, प्रकाश से विपरीत दिशा में गति करेगा। तो इसे कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन गति, जिसमें कोई पादप प्रकाश की तरफ उद्दीपन के लिए या तो प्रकाश की तरफ प्रवाह वाला हिस्सा गति करेगा, जबकि जो जड़ वाला हिस्सा है वो उससे दूर क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा। किसके जरिए, प्रकाश के जरिए। तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन। आगे बात करते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पादपों का पृथ्वी की तरफ या दूर की ओर गति करना क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पादपों का पृथ्वी की तरफ या फिर उससे दूर की ओर गति करना क्या कहलाता है, गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अब पादप अन्य उद्दीपनों के लिए अनुक्रिया करके क्या दर्शाते हैं, अनुवर्तन दिखाते हैं। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है कि एक पादप की जड़ सदैव नीचे की ओर गति करती है, जबकि जो प्रवाह वाला भाग है वो सदैव ऊपर की ओर तथा पृथ्वी से दूर क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पादप का वो भाग जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत गति करता है उसे कहा जाता है ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। ठीक है, और वो भाग जो गुरुत्वाकर्षण की तरफ या गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करता है उसे कहा जाता है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। तो यह जो प्रवाह और जड़ में जो गति हो रही है, एक ऊपरीगामी और एक अधोगामी। ऊपरीगामी का मतलब ऊपर की दिशा में और अधोगामी का मतलब नीचे की दिशा में। ये जो गति है वो गुरुत्व के खिंचाव के कारण ही उत्पन्न होती है, और इसी कारण इसे गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि जल का अर्थ पानी से लिया जाए और रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ से हो तो फिर जलानुवर्तन और रसायनानुवर्तन का अर्थ क्या होगा। तो रसायनानुवर्तन का अर्थ है रासायनिक पदार्थ के कारण पराग नली का अंडाशय की तरफ गति करना। रसायनानुवर्तन का मतलब क्या है, किसी रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति के कारण पेड़ पौधों में पराग नली का अंडाशय की ओर गति करना रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण है। जैसा आपको चित्र में, इस दूसरे चित्र में दिख रहा होगा, ये पराग नली है, ये देखो किसकी ओर गति कर रही है, अंडाशय की ओर गति कर रही है। तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है रसायनानुवर्तन। दूसरा है जलानुवर्तन। जलानुवर्तन का मतलब है कि पानी की तरफ जड़ों की गति, किसकी तरफ, पानी की तरफ जड़ों की गति, इसे कहा जाता है जलानुवर्तन। जैसा आपको चित्र में दिख रहा होगा कि इस चित्रों में, दोनों चित्रों में जो पादप की जड़ें हैं वो जल की ओर तेजी से क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इस प्रकार की गति को कहा जाता है जलानुवर्तन गति। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पादपों में जो समन्वय है वो दो प्रकार की गतियों के द्वारा नियंत्रित होता है। पहला वृद्धि के कारण गति, और दूसरा गति जो वृद्धि पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ज्यादातर पेड़ पौधों में जो समन्वय स्थापित होता है वो उस गति के कारण समन्वय स्थापित होता है जो वृद्धि पर निर्भर करती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पादपों में समन्वय का पूरा अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।